नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए अपनी संभव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज संभव सीरीज का मुद्दा है आरबीआई और मौद्रिक नीति, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इकोनॉमी की दुनिया में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आमतौर पर इसे लोग कठिन समझते हैं, लेकिन इस तकरीबन 1 घंटे के वीडियो देखने के बाद आपको मौद्रिक नीतियां जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको वचन देता हूं और बाद में मैं पूछूंगा आपसे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेन फोकस हमारा रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी पर। यूपीएससी एग्जाम के लिए मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत जरूरी होती है। आरबीआई ही इसे बनाती है। तो मौद्रिक नीतियां क्या हैं, इस पर चर्चा करने से पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हम आरबीआई का करते हैं। हुआ कुछ यूं, साल था 1926 का, साल था 1926 का, 1926 का। ब्रिटिश सरकार ने एक हिल्टन यंग कमीशन बनाया था। हिल्टन यंग कमीशन बनाया था, ठीक। और इस कमीशन से सरकार ने कहा था कि आप जाइए इंडिया, और इंडिया में इंडियन इकोनॉमी के लिए आप मुद्रा और वित्त की स्थितियों पर अध्ययन कीजिए। मुद्रा और वित्त, मनी एंड फाइनेंस पर आप क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए। ये हिल्टन और यंग कमीशन इंडिया आता है, भारत में मनी एंड फाइनेंस की स्थितियों पर अध्ययन करता है, और अध्ययन करके यह कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है ब्रिटिश सरकार को। और रिपोर्ट में यह कमीशन कहता है कि भारत को सख्त जरूरत है एक केंद्रीय बैंक की, एक केंद्रीय बैंक की, एक सेंट्रल बैंक की। इस कमीशन की संतुष्टि पर ब्रिटिश सरकार भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए एक एक्ट पारित करती है, और जिसे कहते हैं, जिस एक्ट को कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह एक्ट पारित होता है। उसके बाद देश में 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को एक सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना होती है। क्या होती है? आरबीआई की स्थापना होती है। जब आरबीआई की स्थापना की गई तो कहा गया कि भारत सरकार का बैंक होगा, ये सभी बैंकों का बैंक होगा, यह देश की मौद्रिक स्थितियों को आगे बढ़ाएगा, मुद्रा के प्रवाह को आगे बढ़ाएगा, करेंसी इशूज करेगा, और सबसे जरूरी जो काम करेगा, यह मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, मौद्रिक नीतियां बनाएगा। तो सीधे हम चलते हैं कि आखिर यह मौद्रिक नीतियां क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो यानी आरबीआई के ढेर सारे काम है। वो भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, वो सभी बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, बैंकिंग की दुनिया में हम बताएंगे। वो करेंसी इशू करता है, करेंसी प्रिंटिंग करता है, सब काम करता है। लेकिन एक काम जो उसका सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मौद्रिक नीतियां बनाना। तो सवाल उठता है, क्या है मौद्रिक नीति, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या है मौद्रिक नीति। सबसे पहले इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सीधे से आते हैं।
समझाते हैं आपको, फिर परिभाषा निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये देश की इकोनॉमी है, ये देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। इस देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। जब अधिक मुद्रा की जरूरत हो तो अधिक होनी चाहिए, और जब कम मनी की जरूरत हो तो कम होनी चाहिए। यानी इस देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक, जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो सप्लाई ऑफ मनी है, यह क्या होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी ही होनी चाहिए, न तो अधिक न तो कम। इस सप्लाई ऑफ मनी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाता है, और उन्हीं रणनीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। उन्हीं रणनीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी अगर बात पूछा जाए कि मौद्रिक नीतियां क्या है, तो आप सीधे से कह देंगे कि मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात मौद्रिक नीति वह नीति है, मौद्रिक नीति वह नीति है, वह नीति है जिसके माध्यम से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। यही है मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। पहले साल में 2 बार मौद्रिक नीतियां जारी की जाती थी। कब जारी की जाती थी? वर्ष में 2 बार। लेकिन अब हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति जारी होती है। 2015 के बाद यह व्यवस्था लाई गई कि हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति जारी करेंगे। इसलिए इसे अब वर्तमान में द्विमासिक मौद्रिक नीति कहते हैं, बाई मंथली मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमासिक मौद्रिक नीति कहते हैं, बाई मंथली मौद्रिक नीति कहते हैं। पहले 1 साल में 2 बार आती थी, 6 महीने की, अब हर 2 महीने की आती है। हर द्विमासिक आती है, बाई मंथली आती है। हर 2 महीने की मौद्रिक नीति आती है, हर 2 महीने की मॉनेटरी पॉलिसी आती है। समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। यानी अब देखते होंगे हर 2 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आरबीआई गवर्नर आते हैं और वो मौद्रिक नीतियों की घोषणा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन मौद्रिक नीतियों में होता क्या है? तो मौद्रिक नीति क्या है? परिभाषा आप समझ गए कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब इस पॉलिसी को धरातल पर लागू करने के लिए आरबीआई कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करती है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिसे मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं, जिसे मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं, जिसे मौद्रिक नीति के क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। यानी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो कार्रवाइयां करती है, कैसे करेगी भाई? कुछ तरीके अपनाना पड़ेगा, कुछ उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्हीं उपकरणों को क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरणों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं मात्रात्मक उपकरण, एक को कहते हैं मात्रात्मक उपकरण,
और दूसरे को कहते हैं गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण, दो भागों में बांटते हैं। अगर हम मात्रात्मक उपकरणों की बात करें तो इन मात्रात्मक उपकरणों में शामिल होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, CRR, ठीक। इसके पहले जान लीजिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अभी आया है LTRO, ठीक, TLTRO, ये सब मात्रात्मक उपकरणों के उदाहरण हैं। अगर हम गुणात्मक उपकरणों की बात करें तो इसमें होती है मार्जिन आवश्यकताएं, नैतिक बाध्यताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नैतिक बाध्यताएं, ये सब इसमें आती है। यानी जो उपकरण महत्वपूर्ण हैं वो है मात्रात्मक उपकरण। एक्चुअल में मनी सप्लाई को इन्हीं मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। तो कैसे प्रभावित किया जाता है, जब एक एक समझेंगे तो तुरंत समझ लेंगे। तो पहला क्या है, रेपो रेट। तो आइए रेपो रेट को समझते हैं। रेपो रेट, इसे हिंदी में रेपो दर कहते हैं, समझते हैं। मैं समझा दे रहा हूं, परिभाषा खुद ब खुद याद आ जाएगी। देखो होता क्या है, ये है RBI, ये क्या है RBI, ये है RBI, और ये है विभिन्न सारे बैंक, जितने प्रकार के बैंक हैं ये सारे क्या हैं, बैंक हैं। ये सारे क्या हैं, बैंक हैं। दुनिया भर के बैंक, अब सारे तो बनाएंगे नहीं। अब होता क्या है कि ये बैंक सारे RBI के पास जाते हैं उधार मांगने। जब भी इनको जरूरत होती है ये RBI के पास उधार मांगने जाते हैं। और कैसा उधार, कम समय का उधार, शॉर्ट टर्म लोन मांगने जाते हैं। यानी बैंक पहुंचे RBI के पास और वो कहते हैं कि हे RBI, तुम हमें लोन दो। और लोन कैसा दो, तो कहते हैं कि तुम हमें शॉर्ट टर्म लोन दो। क्या दो, शॉर्ट टर्म लोन दो। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 से लेके 14 दिन के बीच का, 1 से लेकर के 14 दिन के बीच का। क्या दो, 1 से लेकर के 14 दिन के बीच का लोन दो, शॉर्ट टर्म लोन दो। यानी बैंक RBI के पास गए और कहे हमें कम समय का क्या दे दो, उधारी दे दो। कितने दिन का, 1 से लेकर के 14 दिन का। यानी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। कोई 1 दिन के लिए मांगेगा, कोई 2 दिन के लिए मांगेगा, कोई 5 दिन के लिए मांगेगा, कोई 7 दिन के लिए मांगेगा, कोई 10 दिन के लिए मांगेगा। 14 दिन का क्या दे दो, उधारी दे दो। अब RBI कहता तुम्हें उधारी तो देंगे,
लेकिन इस लोन पर हम क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? इस लोन पर ब्याज लेंगे। और दुनिया में हर ब्याज एक दर पर काम करती है, एक रेट पर काम करती है। आपसे कोई कहता है ना ब्याज लेंगे, तो आप कहते हो ना कितना परसेंट लोगे? 5 लोगे कि 6 लोगे कि क्या लोगे? तो आरबीआई कहती है बैंकों से कि हम तुमसे इस लोन पर एक इंटरेस्ट लेंगे, और उसका वो जो इंटरेस्ट रेट होगी, वह जो ब्याज दर होगी, वही रेपो रेट होगी। वही क्या होगी? रेपो रेट होगी। यानी सीधी सी बात है, आरबीआई जब इन बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, जब इन बैंकों को लोन दे रहा है, लोन कैसा है? शॉर्ट टर्म है। तो इस पर जो ब्याज दर ले रहा है, जो इंटरेस्ट रेट ले रहा है, वही क्या कहलाता है? रेपो रेट। वही क्या कहलाता है? रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? फिर से सुन लीजिए कि आरबीआई बैंकों को जो शॉर्ट टर्म लोन देता है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लेता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसको क्या कह देंगे? रेपो रेट कह देंगे। क्लियर हो गया? अब समझना, इस लोन की एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस ये होती है कि जब बैंक आरबीआई के पास जाते हैं, कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन दो, एक दिन के लिए, एक दिन से लेकर 14 दिन के बीच कितने भी दिन का ले सकते हैं। तो आरबीआई कहती है देखिए भैया, हम देंगे, ब्याज दर लेंगे, वो ब्याज दर ही रेपो रेट कहलाएगी। लेकिन इसकी एक और प्रोसेस है, और प्रोसेस ये है कि आरबीआई कहती है इन बैंकों से कि आपको जब हम लोन देंगे, तो जितने का लोन आप हमसे लेंगे, बैंकों को हमारे पास सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना होगा। यानी बैंक क्या रखते हैं आरबीआई के पास? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। गवर्नमेंट, इसको ऐसे लिख देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां क्या रखती है? गिरवी रखती है। आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है। तो अभी सिर्फ इतना जानिए, सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखते हैं। हम आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी की बात पढ़ाएंगे, बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद पढ़ाएंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो उसमें विस्तार से बताएंगे कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं। यानी कुल मिला जुला करके आरबीआई के पास कौन जाता है? बैंक। बैंक कहता है हमें उधारी दीजिए शॉर्ट टर्म लोन 1 से 14 दिन का, और उस तो आरबीआई कहती है एकदम देंगे, लेकिन हम जो ब्याज दर लेंगे वही क्या कहलाएगा? रेपो रेट। और आरबीआई कहती है देखो तुम लोगों को उधार देंगे, तो बदले में सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होगी। लोन ले लेते हैं। अब प्रोसेस क्या है? गिरवी रखे लोन ले लिए, बाद में बैंकों को लोन चुकाना होता है, तो बैंक पहुंचेंगे आरबीआई के पास, अपना पैसा चुका देंगे, और आरबीआई इनकी जो प्रतिभूतियां गिरवी रखा है वो इनको क्या कर देगा? वापस कर देगा। बस यही कहानी है रेपो रेट की। यही कहानी है रेपो रेट की। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एकदम पानी की तरह। अब बताओ, इस आरबीआई कभी इस रेपो रेट को घटा देती है, कभी इसको बढ़ा देती है। आरबीआई अगर कह रही है कि हमने रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब आरबीआई कह रही है जो तुमको उधारी दे रहे हैं उस पर ब्याज अधिक लेंगे। यही न लेंगे, ब्याज अधिक लेंगे। यानी आरबीआई अपने लोन को क्या कर रही है? महंगा कर रही है। आप किसी से उधारी मांगने जाओ और उस पर वो ब्याज अधिक ले रहा है, तो इसका मतलब वो लोन क्या दे रहा है? महंगा। और कभी आरबीआई अपनी ब्याज दरों को घटा देती है, कम लेती है। यानी रेपो रेट क्या कर दिया? घटा दिया। अर्थात लोन क्या कर दिया? सस्ता कर दिया। कुल मिला जुला के बात तो यही है ना। यानी कभी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है और कभी आरबीआई रेपो रेट
घटाती है। तो देखते हैं भाई, जब रेपो रेट बढ़ता है तब इफेक्ट क्या होता है। तो ये है रेपो रेट, ये है रेपो रेट। ये रेपो रेट बढ़ रहा है, मान लीजिए ये रेपो रेट बढ़ रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। क्या कर दिया? रेपो रेट को बढ़ा दिया। यानी आरबीआई अब रेपो रेट बढ़ा रही है, इसका मतलब आरबीआई बैंकों को जो उधार दे रही है उस पर ब्याज दर अधिक ले रही है। बैंकों को जो उधारी दे रही है, बैंकों से ब्याज अधिक ले रही है, यानी बैंक को लोन महंगा मिल रहा है। इससे क्या होगा? बैंक को लोन महंगा मिलेगा। बैंक को लोन क्या मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। अब जब बैंक को लोन महंगा मिलेगा, ब्याज दर अधिक देने का मतलब महंगा लोन, तो बैंक के पास भी जो कस्टमर आएंगे, बैंक भी कस्टमर से कहेंगे देखो भैया हमको महंगा लोन मिला है, हमें तुमको महंगा देंगे, यानी हम भी तुमसे ब्याज अधिक लेंगे। तो बैंक भी अपने कस्टमर को महंगा लोन देंगे। क्या देंगे? महंगा लोन देंगे। यानी बैंक अपने कस्टमर को क्या दे रहे हैं? महंगा लोन दे रहे हैं। तो जब बैंक को लोन महंगा मिलेगा, बैंक भी अपने लोन महंगा बढ़ाएंगे। तो जो व्यापारी है इसको भी महंगा लोन मिला, उद्योग पति है इसको भी महंगा लोन मिला, ईएमआई सारी बढ़ जाएगी, जो खरीदार है उसको भी महंगा लोन मिला। तो अब खरीदार कहेगा कि हम भी थोड़ा एक स्कूटी खरीदना है, अब 1 साल बाद खरीदेंगे, यानी खरीदारी कम कर देगा। ये उद्योगपति भी कहेगा थोड़ा प्रोडक्शन कुछ नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ठाक रखते हैं। व्यापारी भी कहेगा 1 दुकान के बदले 2 दुकान करना चाह रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं। यानी मार्केट में डिमांड वस्तुओं की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। अरे भाई, खरीदार खरीदारी करेगा तब ना डिमांड बढ़ेगी। व्यापारी जब दुकान बढ़ाएगा तभी ना वो थोक पर माल ज्यादा खरीदेगा। उद्योगपति जब प्रोडक्शन करेगा तो कच्चा माल खरीदेगा ना, एम्प्लॉय अधिक रखेगा ना, डिमांड कम हो जाएगी। और जब वस्तुओं की बाजार में डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो कभी कभी जब महंगाई कम करना होता है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। जैसे सेकेंड लॉकडाउन जब खुला कोविड के बाद, तो अचानक आपने देखा होगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई। तो रेपो रेट 4% था। कितना था? 4%। आरबीआई ने तुरंत रेपो रेट बढ़ा करके 6.50% कर दिया, 6.5% कर दिया, 4 से 2.5% बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई को रोकने के ढेर सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये भी है, सिर्फ यही एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका यह भी है। समझ में आ रही बात? तो यानी कुल मिला जुला करके जब महंगाई पर कंट्रोल लगाना होता है तो आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। अब मान लीजिए रेपो रेट घटा दे। अब मान लीजिए रेपो रेट घटा दे। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट घटा दिया। आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया। रेपो रेट को क्या कर दिया? घटा दिया। अर्थात आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें क्या कर दी? कम कर दी। बैंकों से कह रही है आओ लोन ले जाओ, हम बहुत ब्याज नहीं लेंगे। इसका मतलब ब्याज कर दिया सस्ता, लोन कर दिया सस्ता। तो जब घटा दिया
तो बैंक को लोन सस्ता मिलेगा, बैंक को लोन सस्ता मिलेगा, बैंक को क्या मिलेगा? लोन सस्ता मिलेगा। तो जब बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो बैंक भी अपने कस्टमर को, बैंक भी अपने कस्टमर को सस्ता लोन देंगे, सस्ता लोन देंगे। तो जब कस्टमर को लोन सस्ता देंगे तो जो इनका कस्टमर उपभोक्ता है, आम आदमी है, वो कहेगा ईएमआई कम हो गई, टीवी खरीद लेते हैं, यह खरीदारी करने लगेगा। उद्योगपति कहेगा अरे लोन सस्ता हो गया है, कुछ दिन के लिए उत्पादन बढ़ा देते हैं। व्यापारी कहेगा सस्ता हुआ है, व्यापार बढ़ा देते हैं, निवेश कर लेते हैं। यानी मार्केट में खरीदारी बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा। और जब बाजार में खरीदारी भी बढ़ जाए, उत्पादन भी बढ़ जाए, व्यापार भी बढ़ जाए, तो कहते हैं पूरे बाजार में इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ गई। अर्थात जब भी मार्केट में मंदी रहती है, जब भी मार्केट में मंदी रहती है और अगर जरूरत पड़े कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ का पुनर्जन्म करना है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है, तो आरबीआई रेपो रेट को घटा देती है, रेपो रेट को घटा देती है। यानी आरबीआई ने रेपो रेट घटा करके बाजार में आर्थिक समृद्धि को जन्म दे दिया, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। बस यही कहानी है रेपो रेट। बस बताना मुझे, ये चीजें लोग कहते हैं इकोनॉमी में बहुत कठिन है, बताना मुझे तुरंत याद हो गया कि नहीं हो गया? बस सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, यही है रेपो रेट। अब आ जाओ रिवर्स रेपो रेट। अब दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स मतलब उल्टा। किसका उल्टा? रेपो रेट का। तो यहां चीजें रेपो रेट का उल्टा होती है। जैसे वहां कौन उधार मांग रहा था? बैंक। यहां आरबीआई मांगने लगती है। यहां कौन मांगती है? आरबीआई। देखो यहां कौन मांग रहा है उधारी? बैंक। अब यहां बैंक उधार देने वाले हो जाते, ऊपर चले जाएंगे, उधारी कौन मांगने लगेगा? आरबीआई। तो आइए एकदम उल्टा है। तो यानी रिवर्स रेपो रेट। अब ये जैसे लिए मान लीजिए सारे बैंक हैं, ये सारे क्या हैं? बैंक है। मान लीजिए आपका एसबीआई है या आपका पीएनबी है, कोई भी बैंक है। अब आरबीआई घोषणा करती है कि हमको उधार की जरूरत है। आरबीआई घोषणा करती है कि पैसा हमको दीजिए। आरबीआई क्या घोषणा करती है? कि पैसा हमको दीजिए। यानी अब बैंक आरबीआई को क्या दे रहे हैं? उधार दे रहे हैं। और कैसा उधार? शॉर्ट टर्म उधार। कैसा उधार? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब यहां शॉर्ट टर्म मतलब 1 to 14 डेज, 1 से 14 दिन। अब बात ये उठेगी कि बैंक कहेंगे ना कि रे आरबीआई, हम तुम्हारे पास उधारी मांगने गए थे तो तुमने हमसे ब्याज लिया था, एक ब्याज दर बताई थी, तो अब तो हमारा समय आ गया है, तुम हमसे उधार मांगने आ रहे हो, तो हम भी इस लोन पर एक इंटरेस्ट रेट लेंगे, एक इंटरेस्ट रेट लेंगे। और जो इंटरेस्ट रेट लेंगे वही रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। जो ब्याज दर होगी वही रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी।
यानी अब ब्याज कौन देगा? आरबीआई देगा बैंकों को। साथ साथ बैंक ये भी कहेंगे कि सब दिन होत न एक समाना, समय की एक खास बात होती है, वह स्थिर नहीं रहता है। समय की एक खास बात होती है। इस दुनिया में जो सबसे यूनिक चीज है वो क्या है? टाइम। टाइम की एक खास बात क्या है? स्थिर नहीं रहता है। अच्छा चल रहा है तो भी हमेशा अच्छा नहीं चलेगा, बुरा चल रहा है तो भी हमेशा बुरा नहीं चलेगा। इसलिए समय को कस के पकड़ा नहीं जाता है। किसी का अच्छा चल रहा हो तो इस मुगालते में न रहे कि हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, हम तो सूर्यवंशम है एकदम। और किसी का बुरा चल रहा है तो वो भी न सोचे कि हमारा हमेशा ऐसा चलेगा। ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है। तो बैंक कहेंगे सब दिन हो तो न एक समाना, हम तुम्हारे पास उधारी मांगने गए थे तो तुमने हमसे सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखवाई थी, तो हे आरबीआई तुम भी हमारे पास रखो। तो जितना पैसा आरबीआई को बैंक देंगे, आरबीआई उतनी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास रख देंगी? आरबीआई उतनी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रख देगी। अब याद रखना, मैं एकदम यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना जानना गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगी। मनी मार्केट में विस्तार से हम सरकारी प्रतिभूतियों पर बात करेंगे। तो प्रोसेस क्या हो गई? बैंक आरबीआई पहुंची इन बैंकों के पास, बैंकों ने आरबीआई को उधार दिया। जो उधार दिया शॉर्ट टर्म उधार दिया, 1 से 14 दिन के बीच का दिया। उस पर जो इंटरेस्ट रेट लिया वही क्या कहलाया? रिवर्स रेपो रेट। यानी बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास किस पर जमा कर रहे हैं? रिवर्स रेपो रेट पर। किस पर जमा कर रहे हैं? रिवर्स रेपो रेट पर। और आरबीआई बदले में प्रतिभूतियां कहां रख दे रही है? बैंकों के पास। लोन मिल गया, पैसा दे दिए। अब जब बैंक अपना पैसा वापस लेंगे तो बैंक प्रतिभूतियां किसको दे देंगे? आरबीआई को। और आरबीआई ब्याज समय पैसा बैंकों को दे देगी। बस यही कहानी है रिवर्स रेपो रेट की। अब देखते हैं इस रिवर्स रेपो रेट के घटने और बढ़ने से क्या फायदा होता है। मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, रिवर्स रेपो रेट, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। सपोज दैट रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। यानी आरबीआई कह रहे हैं कि हमें जो उधारी देगा उसको हम ज्यादा ब्याज देंगे। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? कि आरबीआई कह रही है जो हमें उधारी देगा हम उसको ज्यादा ब्याज देंगे। तो बैंक क्या करेंगे? बैंक कहेंगे बाजार में पैसा देने की क्या जरूरत है, 100 लोग देते हैं तो एक आध भाग ही जाता है, पैसा दे दो आरबीआई को, सुरक्षित है, क्या तामझाम करना है। तो जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख देंगे। किसके पास रख देंगे? बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे। आरबीआई को देंगे। कहेंगे ना आरबीआई भैया बहुत जे बैंक आपस में बात करेंगे, करे क्या जरूरत है बाजार में उधार देने की, आरबीआई बहुत पैसा ब्याज दे रहा है, सीधे आरबीआई को दे दो, पैसा सुरक्षित है, हम लोग अपना मौज करते हैं। तो बैंक अपना पैसा किसको दे देंगे? आरबीआई को देंगे। तो जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को देंगे तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंक के पास पैसा कम। और जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो बैंक अपने कस्टमर को जो पैसा देते हैं, अब बैंक अपने कस्टमर को जो उधार देंगे वह उधार
महंगा हो जाएगा, वह उधार महंगा हो जाएगा। क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है, तो बैंक तुरंत कस्टमर से कहेंगे अरे हमको इतना ब्याज तो आरबीआई ये दे रहा है, इससे अधिक तुम दो तो तुमको दें। यानी बैंक जो कस्टमर को उधार देंगे उस पर ब्याज दरें बढ़ा देंगे, उस पर ब्याज दरें बढ़ा देंगे। अर्थात बैंक अपने कस्टमर को उधार महंगा दे रहे हैं या ब्याज दरें बढ़ा दे रहे हैं। अब बैंक अपने कस्टमर को जब उधार महंगा दे रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ा देंगे, तो कस्टमर उधार कम लेगा, कस्टमर उधार कम लेगा। और जब कस्टमर उधार कम लेगा तो बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी, निवेश खरीदारी कम हो जाएगी और महंगाई पर नियंत्रण आ जाएगा, तो महंगाई कम हो जाएगी। यानी आरबीआई को जब महंगाई पर कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट का भी इस्तेमाल कर देती है। रिवर्स रेपो रेट के साथ रिवर्स रेपो रेट का भी इस्तेमाल कर देती है, महंगाई कम हो जाएगी। अब समझना, ठीक? तो रेपो रेट बढ़ेगा तो ये इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए रेपो रेट घटा दिया, रेपो रेट को क्या कर दिया, रेपो रेट को घटा दिया, रेपो रेट को घटा दिया। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, सॉरी ये गलती हो गया। मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया, रिवर्स रेपो रेट को क्या किया, घटा दिया। मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया, घटा दिया। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट क्या किया, घटा दिया। क्या किया, घटा दिया, कम कर दिया। यानी आरबीआई कह रही है कि अब हमको पैसा दोगे तो हम बहुत ब्याज दर नहीं देंगे। तो बैंक अपना पैसा आरबीआई को देंगे, कहेंगे तो बहुत कम दे रहा है, मार्केट में देते हैं। यानी बैंक अपना पैसा आरबीआई को नहीं देंगे, बैंक अपना पैसा आरबीआई को बहुत कम देंगे। और जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को कम देंगे तो बैंक के पास पैसा खूब हो जाएगा। तो बैंक अपने कस्टमर को कहेंगे कि आइए ले जाइए, हम लोन सस्ता किए हैं, क्योंकि आरबीआई ने उधर सस्ता कर दिया है। आरबीआई कह रही है हमारे पास दोगे तो हम बहुत कम देंगे। तो बैंक कहते हैं अरे कस्टमर से ले लो, उससे थोड़ा दे के तुम अधिक ले लो। तो बैंक अपना पैसा आरबीआई को कम देंगे, तो बैंक कस्टमर को सस्ता लोन देंगे। बैंक कस्टमर को सस्ता लोन देंगे। क्या देंगे, सस्ता लोन देंगे। सस्ता लोन का मतलब ब्याज दरें कम कर देंगे। और जब बैंक अपने कस्टमर को सस्ता लोन देंगे तो मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, सबको लोन सस्ता मिलेगा। अब इसको ऐसे समझाता हूं, जब कस्टमर को सस्ता लोन देंगे तो खरीदार खरीदारी करेगा, खरीदारी बढ़ेगी, कहेगा ईएमआई कम होता है, फ्रिज बहुत दिन से खरीदने की सोच रहे थे, खरीद लेते हैं। लोग सोचेंगे अरे जितनी तेज ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जितनी तेज ब्याज दरें, इतना सस्ता लोन मिल रहा है, उधारी लेके सोना खरीद लेते हैं, उससे तेज तो सोना बढ़ रहा है। लोग कहेंगे इससे सस्ता कभी नहीं है, थोड़ा बाइक खरीद लेते हैं, स्कूटी खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। तो खरीदार अधिक करेंगे, और जब खरीदारी अधिक करेंगे, व्यापारी भी कहेगा उधार सस्ता मिल रहा है, इसी समय अपने व्यापार को बढ़ाने निवेश की जरूरत है। उद्योगपति कहेगा इसी समय उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। यानी व्यापारी, खरीदार, उद्योगपति सब निवेश करने लगेंगे।
उद्योगपति उत्पादन बढ़ा दिया, व्यापार बढ़ा दिया, खरीदार उपभोक्ता खरीदार बढ़ा दिया, तो खरीदारी खूब हो रही है, व्यापार खूब हो रहा है, उत्पादन खूब हो रहा है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, आर्थिक समृद्धि क्या हो गई? बढ़ गई। यानी आर्थिक समृद्धि बढ़ गई। क्या बढ़ गई? आर्थिक समृद्धि बढ़ गई। तो कभी कभी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना होता है तो रेपो के साथ जो करता है रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई घटा देता है। यानी आरबीआई कहता है हमारे पास जब पैसा दोगे ना तो हम बहुत ब्याज वाज नहीं देने वाले हैं, तो बैंक सब बाहर ब्याज देने लगेंगे। तो देखो कैसे रेपो रेट को घटा बढ़ा करके मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए इसको आरबीआई कंट्रोल कर ले रहा है। गौर से देखो कैसे रिवर्स रेपो रेट घटा बढ़ा करके मार्केट की में कितना पैसा जाना चाहिए, जो मनी सप्लाई है उसको आरबीआई कंट्रोल कर ले रहा है। इसीलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कहा जाता है, उपकरण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अन्य उपकरण भी है। जैसे एक उपकरण है सीआरआर। अब सीआरआर और एसएलआर समझाते हैं। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, इस सीआरआर को कहते हैं। एसएलआर को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहते हैं इसे? यानी सीआरआर को कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर की। तो सबसे पहली जो बात है वो है सीआरआर। सबसे पहली बात है वो है सीआरआर। ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। इसको समझाते हैं। देखिए आमतौर पर बैंक का काम क्या है? हम उसमें पैसा जमा करते हैं और वो उसको उधारी बांट देता है। बैंक का यही काम है। बैंक जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ये कोई बैंक है। ये क्या करता है? हमने इसमें पैसा जमा किया, कस्टमर ने इसमें पैसा क्या किया? जमा किया, डिपॉजिट किया। ठीक, इसी डिपॉजिट को आगे वो दूसरे कस्टमर को, इस दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में आगे बढ़ा देता है, उधार के रूप में आगे बढ़ा देता है। अब होता क्या है? आप बैंक में पैसा जमा करने जाओ तो बैंक कम ब्याज देता है, उधारी मांगने जाओ तो अधिक ब्याज लेता है। यानी बैंक जो उधार दे रहा है इससे अधिक ब्याज ले रहा है। उससे क्या ले रहा है? अधिक ब्याज। और जो पैसा लोग जमा कर रहे हैं उस पर तुलनात्मक रूप से कम। यानी मान लो किसी को उधारी दे रहा है तो कहेगा आप 12% ब्याज दीजिए, तो कोई पैसा जमा कर रहा है तो उसे कहेगा हम आपको 7% देंगे। बीच में 5% का अंतर है। यही 5% बैंक की कमाई है। आपसे 1 लाख रुपया ले रहा है तो आपको दे रहा है 7%, वही 1 लाख रुपया आगे बढ़ा दे रहा है तो उनसे ले रहा है 12%। तो जो 5% का गैप है उसी से अपना खर्चा चला रहा है, उसी से कमाई कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये तो सिंपल लोन फंक्शन है। तो सीआरआर क्या है? अब आइए, सीआरआर ये है, सीआरआर ये है। सीआरआर क्या है? सीआरआर ये है कि ये बैंक है, ये बैंक है, ये कोई बैंक हो गया, ठीक, कोई भी हो गया। चलो ये कोई क्या है?
बैंक है, ठीक। अब इस बैंक में लोगों ने पैसा जमा किया। लोगों ने पैसा क्या किया? जमा किया, डिपॉजिट किया। डिपॉजिट किया, लोगों ने पैसा क्या किया? डिपॉजिट किया। अब यही आती है आरबीआई। आरबीआई इस बैंक से कहती है कि जो लोगों ने पैसा जमा किया है कुल लोन में नहीं दे दोगे, इस जमा का एक निश्चित प्रतिशत, इस जमा का एक निश्चित प्रतिशत, इस जमा का एक निश्चित प्रतिशत, या इस जमा का एक निश्चित हिस्सा, या यूं कहिए कि आरबीआई बैंकों से कहती है, इस आरबीआई इन बैंकों से कहती है कि लोगों ने जो पैसा जमा किया है उसका एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, आरबीआई कह रही है बैंकों से कि लोगों ने जो पैसा जमा किया है तुम्हारे पास उसका एक निश्चित हिस्सा तुम हमारे पास यानी आरबीआई के पास कैश रूप में रखोगे। किस रूप में रखोगे? कैश के रूप में रखोगे। और जो हिस्सा कैश के रूप में रखोगे वही CRR कहलाएगा, वही कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा, वही कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए अब आरबीआई कहती है कि यह जो निश्चित हिस्सा है यह समय समय पर हम अपनी मौद्रिक नीतियों में बताएंगे, समय समय पर हम अपनी मौद्रिक नीतियों में बताएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आरबीआई कहती है कि CRR 4.5% है। कितना है? आरबीआई मान लीजिए कहती है कि CRR 4.5% है। यानी आरबीआई कह रही है कि बैंक के पास जिसके पास जितना डिपॉजिट है उसका 4.5% कहां रखेगा? कैश के रूप में उसका 4.5% कहां रखेगा? कैश के रूप में हमारे पास रखेगा। मान लीजिए किसी का डिपॉजिट 100 करोड़ है तो 4.5 करोड़ रुपया कहां रखेगा? आरबीआई के पास। किसी का डिपॉजिट 200 करोड़ है तो इस 200 करोड़ का 4.5% यानी 9 करोड़ कहां रखेगा? आरबीआई के पास। यानी बैंक को अपने कुल डिपॉजिट का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास कैश रूप में रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यह कितना परसेंट होगा यह आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों में बताती रहती है। आप कहोगे कि आरबीआई ऐसा क्यों करती है भाई? ऐसा क्यों करती है? तो दरअसल ऐसा करने के पीछे एक वजह है। ऐसा करने के पीछे क्या है? वजह है। वजह यह है कि बैंक तो हमेशा चाहेंगे कि जितना पैसा आए हम लोन के रूप में आगे बढ़ा दें, लोन के रूप में आगे बढ़ा दें, लोन के रूप में आगे बढ़ा दें, तक खूब कमाई करें। लेकिन आरबीआई जानती है कि जो बैंक लोन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं इसमें से 1-2 लोन ऐसे होंगे जो वापस नहीं आएंगे। कोई तो होगा जो मालिया निकल जाएगा, लेकिन पैसा लेके भाग जाएगा। जिस दिन वो बैंक, किसी भी बैंक का कोई लोन गया हो, जिस दिन वो वापस नहीं आएगा तो उस दिन उस बैंक को झटका लगेंगे। क्या लगेंगे? झटका लगेगा। और उस बैंक को उस झटके से उबारने के लिए उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, नहीं तो वो उसी दिन डूब जाएगा। और अगर एक बार डूब जाएगा तो आरबीआई कहती है दिक्कत हो जाएगी, जमाकर्ता का नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा। और अगर उसी समय उसे कुछ मदद कर दें तो बढ़ जाएगा आगे, अपना बिजनेस व्यवसाय करके और आगे निकल जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके बात ये निकल करके आई कि जो CRR के रूप में पैसा रखवाती है आरबीआई,
वह बैंकों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है, एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है। जब बैंक इमरजेंसी में फंसते हैं तो आरबीआई कहती है चलो तुम्हारा पैसा हमारे पास, हम तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा पैसा हमारे पास, हम तुमको दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? यही कहलाता है CRR। ये इसलिए रखवाया जाता है ताकि CRR एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करे। ठीक उसी प्रकार से एक होता है SLR। दूसरा क्या है? SLR। दूसरा क्या है? SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, स्ट्रक्चरली लिक्विडिटी रेशियो। तो आइए ये SLR क्या है समझाते हैं। SLR क्या है समझाते हैं। ठीक, देखो ये बैंक है, ये कोई क्या है? बैंक है। मान लीजिए कोई बैंक है। आरबीआई इनसे कहती है कि देख भैया, आपके पास लोगों ने पैसा जमा किया है, तो आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है, उस टोटल डिपॉजिट को आप लोन के रूप में आगे नहीं बढ़ाओगे। उस डिपॉजिट का एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, उस डिपॉजिट का एक निश्चित हिस्सा आप हमेशा, एक निश्चित हिस्सा आप हमेशा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखोगे, लिक्विड तरल रूप में रखोगे। जैसे मान लीजिए आरबीआई कहती है कि हम एग्जाम्पल कि हम SLR को 18% रख रहे हैं, यानी जितना पैसा आपके पास जमा है उसका 18% आपको हमेशा अपने पास लिक्विड संपत्ति के रूप में रखना है, तरल एसेट्स के रूप में रखना है। लिक्विड संपत्ति का मतलब होता है कि आप या तो सीधे उस पैसे को कैश में रखिए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखिए या गोल्ड के रूप में रखिए। तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अधिक रखते हैं। आरबीआई कहती है, तो जो आरबीआई कहती है कि जितना पैसा अपने पास रखना है वही SLR है। मान लीजिए आरबीआई कहती है कि SLR 18% है, यानी किसी भी बैंक के पास जितना जमा होगा, किसी के पास 1 लाख करोड़ जमा होगा तो उसे 18,000 करोड़ हमेशा अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना होगा। किसी के पास 2 लाख करोड़ होगा तो उसे 36,000 करोड़ अपने पास उसका 18% रखना होगा। आप कहोगे ये क्यों रखवाती है, ये क्यों रखवाती है? तो ये रखवाने के पीछे की एक वजह है। ये रखवाने के पीछे की वजह यह है कि आरबीआई कहती है कि जिस जमाकर्ता ने पैसा बैंक में जमा किया है ना, वो जब मांगने आए उसे उसका पैसा मिलना चाहिए। कोई बैंक जमाकर्ता से यह नहीं कर सकता कि कल आइएगा। आरबीआई ये भी जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। आम आदमी बैंक में पैसा क्यों रखता है? इसलिए कि जब भी जरूरत होगी उसका पैसा सुरक्षित हो, उसे मिल जाएगा। किसी के घर कोई बीमार हो, वो गए पैसा निकाल ले, उसको जरूरत हो कोई काम के, बैंक वाले कहे कि आज तो पैसा नहीं, परसों आइएगा, फिर कोई बैंक नहीं जाएगा। पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ? यही हुआ। पोस्ट ऑफिस क्यों डूबा? लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा गांव में जमा कर देते थे, पोस्ट ऑफिस सुरक्षित है, चलो भैया। लेकिन कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ी, गए पोस्ट ऑफिस निकालने, तो पोस्ट मास्टर कह रहे हैं बैठो, हेलो खैनी लो बनाओ, खैनी बनाओ तो हम खियावा, अब कोनो जमा करे यहाँ तो पैसा उठा के तुमके दे दे। अब बेचारे के घर पैसे की जरूरत है, वो बैठ के खैनी बना रहा है। मान लीजिए 2 दिन कोई जमा करने नहीं आया तो कहां से पैसा देगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए पोस्ट ऑफिस डूब गया, लोगों ने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना छोड़ दिया। आरबीआई जानती है कि अगर बैंकों ने जब जमा करता, आप जाओ, आपकी भले 5 साल की एफडी हो,
आज आपने एफडी किया 5 साल के लिए और कल ही उस एफडी को तोड़वाने जाओ, तुरंत बैंक देंगे। बैंक ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। समझ गए ना? तो जमा करता जब चाहे, जब चाहे, ठीक, जब चाहे तब बैंक उसको पैसा दें। इसीलिए आरबीआई एसएलआर को मेंटेन करवाती है। क्या करवाती है? एसएलआर को मेंटेन करवाती है। अब देखना, अगर मान लीजिए कोई बैंक ऐसा न करे तो, बैंक ऐसा न करे तो आरबीआई उन पर जुर्माना लगाती है। आरबीआई उन पर दंड लगाती है, जुर्माना लगाती है, जुर्माना लगाती है। आरबीआई क्या लगाती है? जुर्माना लगाती है। आरबीआई क्या लगाती है? जुर्माना लगाती है। और जुर्माना क्या लगाती है? जब कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर नहीं मेंटेन करते हैं, मान लीजिए या तो सीआरआर नहीं मेंटेन किया है या सीआरआर और एसएलआर दोनों नहीं मेंटेन किया है, या सीआरआर मेंटेन किया है, एसएलआर नहीं मेंटेन किया है, जो भी कंडीशन हो, अगर इन्होंने एक दिन मेंटेन नहीं किया है, वन डे मेंटेन नहीं किया है, तो इन पर उस समय का जो बैंक रेट चल रहा है, अभी बैंक रेट बताएंगे, बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना लगाती है। यानी जितनी बैंक रेट होगी उतना, और उसमें 3% जोड़ देंगे, और जितना नहीं मेंटेन की हो उसका उतना जुर्माना लेंगे। मान लीजिए किसी को सीआरआर 100 करोड़ मेंटेन करना है, उस 50 करोड़ दे रहा है, 50 करोड़ नहीं दे रहा है, तो आरबीआई कहेगी जो 50 करोड़ नहीं दे रहे हो पहले वो दो, और उसके बाद 50 करोड़ का जो बैंक रेट चल रहा है और जो उसमें 3% जोड़ो उतना ब्याज हमें जुर्माने को दो। मान लीजिए बैंक रेट चल रहा हो 6.75, तो आरबीआई कहेगी कि बैंक रेट चल रहा है 6.75 और 3% यानी 9.75 के हिसाब से हमें जुर्माना दो। तो अगर एक दिन नहीं मेंटेन किया तो बैंक रेट प्लस 3%, और मान लीजिए मोर देन वन डे, मोर देन वन डे, अगर एक दिन से अधिक नहीं मेंटेन किया तो आरबीआई कहती है तुमको और जुर्माना ठोकेंगे, बैंक रेट प्लस 5%। यानी अगर एक दिन से अधिक लगाया तो कितना देंगे, लगाएंगे जुर्माना, बैंक रेट प्लस 5%। ठीक? तो सीआरआर और एसएलआर जो नहीं मेंटेन करते हैं उन पर बैंक रेट प्लस 5% का, एक दिन से अधिक नहीं मेंटेन करेंगे जुर्माना लगेगा, और एक दिन नहीं मेंटेन करेंगे तो बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना लगेगा। तो ये कहानी है सीआरआर और एसएलआर। यहाँ शब्द आया बैंक रेट तो बहुत समझते हैं। अब बैंक रेट बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, तो क्या है बैंक रेट? बैंक रेट, बैंक दर इसे बोलते हैं। देखो आरबीआई जितने भी बैंक हैं जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, ये क्या है? कॉमर्शियल बैंक हैं। इन कॉमर्शियल बैंक को लंबे समय का कर्ज देती है। कैसा कर्ज देती है? लंबे समय का, लॉन्ग टर्म लोन। और लंबे समय के कर्ज का मतलब होता है 1 साल से अधिक का लोन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जब इन्हें लंबे समय का उधारी देती है तो इनसे जो इंटरेस्ट रेट लेती है, जो इनसे ब्याज दर लिया जाता है, उसी ब्याज दर को बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट कहते हैं। यानी बैंक रेट क्या है? आरबीआई बैंकों को जो लंबे समय की उधारी देती है
उस पर जो ब्याज दर लेती है उसी ब्याज दर को बैंक रेट कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा थोड़ी सी गलत है। क्यों? पहले आरबीआई बैंकों को लंबे समय का उधारी देती थी, यानी बैंक रेट पर उधारी देती थी। वर्तमान में एट प्रेजेंट वर्तमान में आरबीआई ने बैंकों को लंबे समय की उधारी देना बंद कर दिया है। बैंकों को लंबे समय की उधारी देना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? लंबे समय की उधारी देना बंद कर दिया है। यानी अब आरबीआई लंबे समय की उधारी देती ही नहीं है, यानी अर्थात वह बैंक रेट पर उधारी देती ही नहीं है। बैंक रेट पर उधारी नहीं देती। तो जब बैंक रेट पर उधारी नहीं देती है तो बैंक रेट को जारी बताने की क्या जरूरत है कि हम बैंक रेट इतना % रख रहे हैं। तो दरअसल वर्तमान में आरबीआई बैंक रेट पर उधार तो नहीं देती। हां, बैंक रेट का जो बैंक रेट है, इस बैंक रेट का एज ए पीनल रेट मतलब दंडात्मक दर के रूप में इस्तेमाल करती है। दंडात्मक दर के रूप में इस्तेमाल करती है, बैंकों पर दंड लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। और पीनल रेट के रूप में कब इस्तेमाल करती है? कि जब बैंक सीआरआर और एसएलआर का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जो जुर्माना लगाती है वो जुर्माना बैंक रेट के हिसाब से लगाती है। जब एक दिन नहीं पालन करते हैं, तो बैंक रेट प्लस 3%। एक से अधिक दिन नहीं पालन करते हैं तो बैंक रेट प्लस 5%। समझ में आ गई बात? जब एक दिन नहीं पालन करते हैं तो कितना है? बैंक रेट प्लस 3%। और जब एक से अधिक दिन नहीं पालन करते हैं तो बैंक रेट प्लस 5%। तो वर्तमान में आरबीआई बैंक रेट का इस्तेमाल एज ए पीनल रेट के रूप में करती है। और आरबीआई ने एक और चीज बता दिया है कि अब हम घोषणा करेंगे रेपो रेट का। और आरबीआई ने कह दिया है कि जितना हमारा रेपो रेट होगा, ठीक, बैंक रेट हमेशा उससे 0.25% अधिक होगी, जिसे कहा जाता है 25 आधार अंक अधिक होगी। यानी रेपो रेट जितना भी होगा उसमें 0.25% जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा? बैंक रेट। यानी अब आरबीआई बैंक रेट की घोषणा नहीं करती है। आरबीआई ने एक फार्मूला बना दिया है कि हम जितना रेपो रेट कहेंगे उसमें 0.25% जोड़ करके बैंक रेट बना दिया जाए। अगर कभी हम कहते हैं कि रेपो रेट 6.5% है तो बैंक रेट 6.75% हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये रही कहानी बैंक रेट की। अब बात करते हैं एमएसएफ की। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, सीमांत अस्थायी सुविधा, यह एक प्रकार की सुविधा है एमएसएफ। ठीक, क्या है समझना बात को। ये सब वो चीजें हैं जो किताब से, आपको इकोनॉमी की किताब से कभी याद नहीं होता है। इन सबको याद करने के लिए हमसे पढ़ना पड़ता है। हम ही वो जादू की झप्पी जानते हैं जो इकोनॉमी की इन कठिन चीज़ों को इस आसानी से आपको बता सकते हैं। तो आओ एमएसएफ अभी देखो, 5 मिनट में समझा देता हूं। देखो एमएसएफ क्या है। ये कुछ कंडीशनल उधारी है, कुछ कंडीशनल उधारी है। मान लीजिए ये कोई बैंक है,
ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है। इसने पहले से आरबीआई से, इसने पहले से आरबीआई से रेपो रेट पर उधारी ली है। क्या ली है? रेपो रेट पर उधारी ली है, उधारी ली है, लेकिन अभी चुकाया नहीं है। क्या किया है? चुकाया नहीं। रेपो रेट पर उधारी ली है और अभी चुकाया नहीं है। यानी बैंक ने किससे उधारी ली हुई है? आरबीआई से। किस पर ली है? रेपो रेट पर। और उस उधारी को अभी चुकाया नहीं है। मान लीजिए किसी बैंक के पास जरूरत पड़ गई, रेपो रेट पर लिया था और अभी चुकाया नहीं है। 5 दिन के लिए लिया था, अभी 5 दिन नहीं बीता, चुकाया नहीं बेचारा, और अचानक उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। तो कोई आपसे उधारी लिया होगा और चुकाएगा नहीं, और दोबारा उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास आएगा? नहीं आएगा। तो बैंक ने आरबीआई से तो लिया है, चुकाया नहीं है। अब बैंक वाला परेशान, इमरजेंसी में उसे पैसे की जरूरत है, उसे 24 घंटे की उधारी की जरूरत है, 1 दिन के लिए पैसे की जरूरत है, एक रात, इसे 1 नाइट बोलते हैं, 1 नाइट लैंडिंग, 1 रात की उधारी की जरूरत है। अभी बैंक वाला क्या करेगा? फंसा है बेचारा। अब ये जाएगा किसी और बैंक के पास, ये जाएगा, मान लो एसबीआई वाला है, भाग के जाएगा यूनियन बैंक के पास और बैंक के पास। मान लीजिए यहां से भी नहीं मिला, नो, फिर ये बेचारा गया किसी और बैंक के पास, ठीक, यहां से भी जवाब मिला, ना ना कुछ नहीं है, यहां से भी ना मिला, ठीक, यहां से भी न मिला। अब उसके बाद बैंक जाता है कॉल मनी मार्केट में। बैंक जाता है, एक मार्केट होता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में सब बताएंगे, कॉल मनी मार्केट। अब बैंक जाएगा कॉल मनी मार्केट में। कॉल मनी मार्केट वह मार्केट है जहां ढेर सारे लोग पैसा लेकर के बैठे रहते हैं, और हर जितने भी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड बैंक है, सबका फोन नंबर इस कॉल मनी मार्केट में होता है। फोन करने पर ही उधारी मिल जाता है। फोन कीजिए, उधारी मिल जाएगा, यानी उधारी लेने के लिए कॉल करना पड़ता है, इसलिए इसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। और कॉल मनी मार्केट से जो भी उधारी मिलता है वो 24 घंटे के लिए मिलता है। मैक्सिमम कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। लोग 1 घंटे से लेकर के 24 घंटे की उधारी लेते हैं। किसी को 1 घंटे की जरूरत है, किसी को 2 घंटे की जरूरत है, किसी को 4 घंटे की जरूरत है, किसी को 5 घंटे की जरूरत है, किसी को 6 घंटे की जरूरत है, तो इसके लिए उधारी लेते हैं। अब मान लीजिए तो बेचारा कहां जाएगा? कॉल मनी मार्केट में, क्योंकि 24 घंटे तक की उधारी इसी कॉल मनी मार्केट से मिलती है। अब मान लीजिए कॉल मनी मार्केट में गया और यहां से भी जवाब आया नो, यहां से भी उधारी नहीं मिला। और इस बैंक के पास चेक लगा हुआ, किसी को सुबह पेमेंट करना है और किसी भी कीमत पर करना है। अब क्या हुआ? अब क्या करेगा? अब ये बाप बाप चिल्लाएगा, और बाप बाप चिल्लाते हुए पहुंचेगा किसके पास? आरबीआई के पास। कहेगा पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो आरबीआई कहेगा क्या हुआ? तो बोलेगा देखिए आपसे रेपो रेट पर उधारी ली है, दिए नहीं है, और जो इमरजेंसी है, हमको किसी भी कीमत पर ग्राहक को पेमेंट करना है, 24 घंटे के लिए पैसा दीजिए। तो आरबीआई कहेगा दुष्ट, पहले तू और किसी बैंक के पास गया था? तो बैंक कहेगा गया था, नहीं मिला। फिर बोलेगा फिर और के पास गया था? कहेगा हाँ उसके पास भी गया था, नहीं मिला। तो आरबीआई कहेगा कॉल मनी मार्केट गया था? तो बैंक कहेगा वहां भी गया था, नहीं मिला। तो आरबीआई कहेगा जब कहीं से नहीं मिला तो हमको तो तुमको देना ही पड़ेगा। जैसे घर से कोई भी बदमाशी करके आओ तो घर में पहले पिटाई होती है
लेकिन उस बदमाशी को समेटता कौन है? माँ बाप ही तो समेटते हैं। तो इसे आरबीआई कहता है भाई हम तो तुम्हारे बैंकों के भी बैंक हैं, तुम किसी बैंक के पास गए, इस बैंक के पास गए नहीं मिला, कल मनी मार्केट गए नहीं मिला, लेकिन तुम बदमाश भी हो, तुमने रेपो रेट पर उधारी लिया और चुकाया भी नहीं है, हम तुमको पैसा तो देंगे, हम तुमको उधारी देंगे। आरबीआई कहेगा हम तुमको इस कंडीशन में लोन देंगे, और कितने दिन का? मैक्सिमम 24 घंटे का हम देंगे, क्योंकि तुम इमरजेंसी में हो, इस इमरजेंसी में तुमको बचाना मेरा काम है। इसी को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा। बैंक फंसा हुआ है तो आरबीआई उसकी मदद करने आ गया। अब आरबीआई कहता है इसके लिए हमने एक सुविधा रखी है बेटा, और वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा। लेकिन आरबीआई कहता है चूंकि ये हमारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, हमारी ये सीमांत अस्थाई सुविधा है, इसलिए इस लोन पर हम जो इंटरेस्ट रेट लेंगे वह सिर्फ रेपो रेट ही नहीं लेंगे, इस पर जो हम इंटरेस्ट रेट लेंगे वह कहलाएगा एमएसएफ रेट। क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा एमएसएफ रेट। जो इंटरेस्ट रेट लेंगे वह कहलाएगा एमएसएफ रेट। और आरबीआई कहती है तू बहुत बदमाश है, इसलिए थोड़ा सा जुर्माना भी लगेगा। आरबीआई कहती है ये जो एमएसएफ रेट होगा वह उस समय जो भी रेपो रेट चल रहा होगा, जो भी रेपो रेट चल रहा होगा उससे 0.25% अधिक होगा। कितना होगा? 0.25% अधिक होगा। आरबीआई कहती है कि ये 0.25% अधिक ब्याज इसलिए ले रहे हैं कि तुम भी तमीज में आ जाओ, रेपो रेट का पैसा लो तो समय से चुकाया करो, बदमाशी मत करो, नहीं फंस से जाओगे, हम कैसे कैसे बचाएंगे। तो ये जो एमएसएफ रेट होगा हमेशा रेपो रेट से 0.25% अधिक होगा। और एमएसएफ के तहत जो लोन मिलता है वह एक कंडीशनल लोन है, यह परिस्थितियां होती हैं तभी मिलता है। और एक बात और गौर कीजिएगा, एमएसएफ रेट और बैंक रेट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि बैंक रेट भी क्या है? रेपो रेट से 0.25% जोड़ दो तो जो निकलता है वो बैंक रेट है। एमएसएफ रेट भी क्या है? रेपो रेट में 0.25% जोड़ दो, जो निकलता है वो क्या है? एमएसएफ रेट है। तो आपने समझा रेपो रेट, आपने समझा रिवर्स रेपो रेट, आपने समझा सीआरआर, आपने समझा एसएलआर, आपने समझा एमएसएफ। अब एक दो बातें और समझ लीजिए, बस यही है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको समझाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आपको समझाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या है भाई? एक लाइन में अगर इसकी बात कहा जाए, वो लाइन तो आप लोग नहीं समझोगे, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं, फिर समझा दूंगा। तो खुले, हम अगर कहें क्या है खुले बाजार की क्रियाएं, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि आरबीआई खुले बाजार से यानी ओपन मार्केट से प्रतिभूतियों की, किसकी? प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है। क्या करती है? प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है। यानी आरबीआई
खुले बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है। ये जो प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है, इसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। परिभाषा देखिए समझ में नहीं आया होगा, तो 2-3 बातें समझते हैं कि आखिर आरबीआई जिसे खुला बाजार कर रही है वो है क्या, ओपन मार्केट कर रही है वो है क्या। तो आरबीआई जब कहती है कि ओपन मार्केट, तो आरबीआई के लिए ओपन मार्केट का मतलब होता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, प्राइमरी डीलर्स, बैंक मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब तमाम वित्तीय संस्थान, प्राइमरी डीलर का मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको आरबीआई लाइसेंस देती है सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री की। तो ओपन मार्केट का मतलब यही होता है, बैंक हुए, वित्तीय संस्थान हुए, प्राइमरी डीलर हुए। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई करती क्या है? देखो, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को छापती है और इन्हें सेल करती है, बेचती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपको यहां सरकारी प्रतिभूतियां नहीं समझाऊंगा, मनी मार्केट में आएगा। उन्हें बेचती है और बेच करके, ये सरकारी प्रतिभूतियां एक प्रकार का पेपर होती है, कागज होती है, बेच करके सरकार पैसा लेकर के चली जाती है। बाद में सरकार कहती है इस पर जितना ब्याज दर देना है हम आएंगे, आपसे कागज ले लेंगे, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देंगे, और यही कहलाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जब सरकार प्रतिभूतियां सेल करती है तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीद लेती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक खरीद लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी डीलर्स खरीद लेते हैं। ये लोग खरीद करके रखे होते हैं क्योंकि इन्हें इस पर ब्याज कमाना होता है। यानी कुछ आरबीआई के पास है, कुछ बैंकों के पास है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, कुछ प्राइमरी डीलर के पास है। अब कभी कभी आरबीआई क्या करती है, ये आरबीआई क्या है, आरबीआई कभी कभी क्या करती है, कहती है हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहे हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब आरबीआई या तो प्रतिभूतियां खरीदेगी या तो बेचेगी। आरबीआई, हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या लिखा था कि आरबीआई प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है। तो आरबीआई या तो प्रतिभूतियां खरीदेगी या तो प्रतिभूतियां बेचेगी, और चाहे खरीदे चाहे बेचे उसी को कहा जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आरबीआई करती क्या है, आरबीआई करती क्या है, आरबीआई करती क्या है, आती है ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट का मतलब समझ ही गए, बैंक, वित्तीय संस्थान, प्राइमरी डीलर। और आरबीआई ले करके आती है, कहती है कि हमारे पास जो प्रतिभूतियां रखी हुई हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, हम इसको बेच रहे हैं। यानी आरबीआई इनको क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही है। तो इस ओपन मार्केट में यानी जो बैंक इत्यादि हैं, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई इनसे कहती है हम प्रतिभूतियां बेच रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आरबीआई की प्रतिभूतियां खरीद लेंगे। तो जब ये लोग आरबीआई की प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो ध्यान देना, जो प्रतिभूतियां आरबीआई के पास रखी थी ये तो कागज का टुकड़ा है, ये प्रतिभूतियां कहां पहुंच जाएंगी, इन बैंकों के पास, इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास। और इनके पास जो पैसा है वो कहां पहुंच जाएगा, पैसा पहुंच जाएगा आरबीआई के पास। यानी प्रतिभूतियां कहां पहुंच गई, इनके पास, पैसा कहां पहुंच गया, आरबीआई के पास। अब एक बात समझना, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। कभी कभी आरबीआई को लगता है कि अरे बाजार में पैसा अधिक हो गया है, इन बैंकों के पास, इन वित्तीय संस्थानों के पास पैसा अधिक हो गया है, तो आरबीआई कहती है हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। और आरबीआई अपनी प्रतिभूतियां बेचना शुरू करेंगी तो इनके पास पैसा क्या हो जाएगा,
इनका पैसा कहां जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। इनके पास पैसा अधिक कम हो जाएगा। अब इनके पास पैसा अधिक हो गया, इनके पास अगर पैसा अधिक हो गया तो आरबीआई को क्या दिक्कत है? दरअसल दिक्कत है, जब इनके पास पैसा अधिक हो जाता है तो ये औने पौने भाव पर लोन देने लगते हैं, खूब लोन बांटने लगेंगे। और जब लोन बांटने लगते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो तुरंत डिमांड बढ़ गई, लेकिन तुरंत प्रोडक्शन नहीं बढ़ा भाई ना। ऐसा नहीं ना कि मार्केट में खूब पैसा आ गया तुरंत उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन में एक समय लगता है। तो जब तक वो सप्लाई नहीं होगी तब तक महंगाई बढ़ जाएगी। तो तुरंत उस महंगाई को कंट्रोल में रखने का क्या तरीका है? मार्केट में जो अतिरिक्त पैसा है उसको क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। और मार्केट में अतिरिक्त पैसा एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या है? आरबीआई कहती है कि हम प्रतिभूति बेचने आ रहे हैं, ओपन मार्केट में आ रहे हैं, खरीद लो। तो लोग खरीदते हैं, पैसा यहां चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब आरबीआई को महंगाई पर नियंत्रण लगाना होता है, महंगाई पर नियंत्रण लगाना होता है, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, और उस ऑपरेशन के द्वारा वो प्रतिभूतियों को सेल करती है, बेचती है। तो हमने कहा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है? प्रतिभूतियां बेचती है या खरीदती है। तो कभी बेचेगी तो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कभी खरीदेगी तो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेचेगी कब? जब महंगाई पर नियंत्रण लगाना हो। और मान लो कभी आरबीआई कहती है कि ये हम आरबीआई हैं, ये हम आरबीआई हैं, देखिए हम ओपन मार्केट में आ रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं? ओपन मार्केट में आ रहे हैं। यानी जो बैंक है, जो बैंक है, जो वित्तीय संस्थान है, इन सब के पास हम आ रहे हैं, इन सब के पास हम आ रहे हैं। और आ क्या रहे हैं? तो आरबीआई कहती है हम इनके पास जो प्रतिभूतियां हैं, इनके पास जो प्रतिभूतियां हैं, इनके पास जो प्रतिभूतियां हैं, इनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई कहती है इनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है हमारे हैं, लेकिन इस बार हम बेचने नहीं आ रहे हैं, हम खरीदने आ रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगी? इनके पास रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी। तो जब ये आरबीआई इनके पास रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगी, अपने पास ले लेगी, तो बदले में इनको आरबीआई क्या देगी? इनकी प्रतिभूतियां तो आरबीआई के पास पहुंच गई, बदले में आरबीआई इनको दे देती है पैसा। तो पैसा कहां गया? इनके पास, ओपन मार्केट में आ गया। यानी इनके पास पैसा अधिक हो गया। और जब इनके पास पैसा अधिक हो गया तो अब ये लोग मार्केट में खूब लोन देंगे, उधारी बांटेंगे, उपभोक्ता के पास जाएगा, निवेश व्यापारी के पास जाएगा, उद्योगपति के पास जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, और मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट हो जाएगी। तो जब कुछ देर के लिए मंदी आई रहती है अर्थव्यवस्था में और तुरंत समृद्धि को क्रिएट करना होता है, तो आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत प्रतिभूतियों की खरीदारी करने लगती है। तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आ गई बात? बस यही है। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन और कुछ नहीं है। आरबीआई खुले बाजार में जाकर के प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है, वही ओपन मार्केट ऑपरेशन है। जब महंगाई पर नियंत्रण लगाना होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ को पुनर्जीवित करना होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है। समझ में आ गई बात? अब एक नई बात, गुणात्मक उपकरणों में एक और जरूरी बात इंपॉर्टेंट है, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ। ठीक, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ। एलटीआरओ एंड टीएलटीआरओ,
अब देखो, एलटीआरओ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यही होता है एलटी, हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब ये क्या है, एक बात जान लेना, हमने रेपो रेट में बताया था कि आरबीआई हमेशा रेपो ऑपरेशन के तहत रेपो रेट पर कौन सा उधारी देती है, शॉर्ट टर्म की 1 से 14 दिन की उधारी देती है। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं कि रेपो ऑपरेशन, इसका मतलब उधारी तो रेपो रेट पर की तरह ही दिया जाएगा, सारी प्रक्रियाएं रेपो वाली होगी, लेकिन एक चीज फर्क होगा, वह होगा लॉन्ग टर्म, यानी ये जो उधारी दी जाएगी वह 1 साल से अधिक के लिए दी जाएगी। अब समझना यह क्या हुआ, कुछ यूं, आपको याद होगा यूएसए में मंदी आई थी, यूएसए में मंदी आई थी 2008-9 में। मंदी की शुरुआत तो 7 से ही शुरू हुई थी और इस मंदी का प्रभाव पड़ा था यूरोप पर। तो जब यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा तो यूरोपीय यूनियन के बैंक ने 2011-12 में एलटीआरओ ऑपरेशन की शुरुआत की, एलटीआरओ ऑपरेशन की शुरुआत की। यह एक आपदा की व्यवस्था। उसके बाद भारत में भी एक मंदी की हाट हुई थी अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में कोविड का काल। और जब अप्रैल 2020 में मंदी की शुरुआत हुई तो आरबीआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे यही ऑपरेशन किसने शुरू किया, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने यही ऑपरेशन शुरू किया, एलटीआरओ। ये एलटीआरओ है क्या, एक प्रोसेस से समझाता हूं। यहां जो आरबीआई होता है, आरबीआई होता है, वह इन बैंक से कहता है, इन बैंक से कहता है कि देखो भाई, जो हमारे देश का कारपोरेट है उसे हम डायरेक्ट उधार नहीं देते हैं, यानी किसी भी कारपोरेट को आरबीआई डायरेक्ट उधारी नहीं देता है। अबानी को, अंडानी को, गजाज को, किसी को आरबीआई उधार डायरेक्ट नहीं देता है। आरबीआई जब भी उधार देता है इन बैंकों को देता है। आरबीआई ने कहा कि देखो मंदी आ गई है, हमारा कारपोरेट क्या है, हमारा कारपोरेट फंस गया है, इसको पैसे की जरूरत है। आरबीआई ने कहा मेरे पास पैसा है। आरबीआई ने कहा लेकिन हमारा जो पैसा है ये हमें कारपोरेट तक पहुंचाना है, और इसके लिए हम एक सिस्टम लेकर के आ रहे हैं यूरोप से, जिसे हम एलटीआरओ कहेंगे। आरबीआई ने इसके तहत कहा बैंकों से कि हम तुमको उधार देंगे, लोन देंगे, और लोन हम देंगे तुमको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म 1 से 3 साल के बीच का। कितने साल के बीच का, 1 से 3 साल के बीच का। और यह जो लोन देंगे इसकी सारी प्रोसेस वही होगी जो रेपो रेट की होगी, यानी इस पर ब्याज दर कम रहेगी, अर्थात जो ब्याज दर लेंगे वह रेपो रेट लेंगे। साथ साथ इस पर तुम्हें सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होगी, सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होगी। तो बैंकों ने कहा हमारा क्या फायदा है इससे। तो आरबीआई ने कहा कि देखो तुमको जो लोन मिल रहा है वो 1 to 3 ईयर के लिए हम तुमको दे रहे हैं, तुम प्रतिभूतियां गिरवी रखो, प्रतिभूतियां गिरवी रखो, उधारी ले लो और रेपो रेट पर उधारी लो। रेपो रेट हमेशा बाजार रेट से सस्ता होता है। तो आरबीआई ने कहा कि हमसे पैसा लो और इसे कारपोरेट को आगे बढ़ाओ, अन्य किसी को नहीं दे सकते हो। किसको दे सकते हो, कारपोरेट को, और कारपोरेट को तुम दो मार्केट रेट पर, मार्केट रेट पर। और जब कारपोरेट को दो तो इनसे कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा लो, इनसे इनका कारपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा लो, सब कैपिटल मार्केट में आएगा। अब इसमें आरबीआई का क्या फायदा है। आरबीआई का फायदा है कि उसके पास अतिरिक्त पैसा थे और उसमें देश के कारपोरेट को जरूरत थी। तो पहले तो देश के कारपोरेट के पास पैसा पहुंचे,
मंदी न आए, आरबीआई की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, जब एक्स्ट्रा पैसा है तो आरबीआई इसको रेपो रेट पर ही बैंक को दे रही है, रेपो रेट पर ही बैंक को दे रही है। भले ही रेपो रेट सस्ता है, लेकिन कुछ तो कमाई आरबीआई की हो जाएगी, तो ये फायदा है। दूसरा, कारपोरेट बैंक को क्या फायदा है? बैंक को सिर्फ आरबीआई का पैसा लेके कारपोरेट तक बढ़ा देना है, सिर्फ मध्यस्थता तो कर रहा है और बदले में कुछ ब्याज कमा लेना है, तो बैंक का भी फायदा है। यानी अगर रेपो रेट पर मान लीजिए 6.5% रेपो रेट है, तो बैंक 6.5 पर लेंगे तो इसको 7% पर दे देंगे। सस्ता मिलेगा, सस्ता देंगे, तो आधा % बैंक भी कमा लेंगे। कारपोरेट को क्या फायदा है? उस समय उसे पैसे की जरूरत है और सस्ता लोन मिल जा रहा है, तो इनकी भी मदद हो जाएगी। तो यही कहलाया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ। यानी एलटीआरओ की कुल प्रोसेस क्या है, तो समझता हूं। ठीक, एलटीआरओ की कुल प्रोसेस ये है, यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ। ठीक, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ। क्या प्रोसेस है, अब समझाता हूं, समझना। ये है आरबीआई, ये है आरबीआई। ठीक, इसने क्या किया? सभी बैंक को उधार दिया, बैंक को उधार दिया। बैंक को क्या दे रहे हैं? ये लोन दे रहे हैं। यह लोन क्या है? यह लोन दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तभी तो एलटीआरओ है। कितने दिन के लिए? 1 to 3 ईयर। किस पर दे रहे हैं? रेपो रेट पर दे रहे हैं। समझ गए? और रेपो ऑपरेशन में क्या है? बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवी रख देगा। बैंक को पैसा मिल गया। अब बैंक यही लोन जो लिया है अन्य जगह खर्च नहीं कर सकता, अन्य जगह खर्च नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? तो कारपोरेट को आगे बढ़ा देगा। और कारपोरेट से क्या ले लेगा? मार्केट रेट पर इंटरेस्ट रेट। और चूंकि रेपो रेट पर जब उधार सस्ता मिलता है तो मार्केट रेट अपने आप सस्ता हो जाएगा। और बदले में बैंक के पास क्या गिरवी रख देगा? तो कारपोरेट बॉन्ड। क्या गिरवी रख देगा? तो कारपोरेट बॉन्ड। ठीक, समझ में आ गया बच्चा लोग? बस, यानी आरबीआई ने अपना पैसा किसको पहुंचा दिया? तो आरबीआई ने अपना पैसा पहुंचा दिया किसको? कारपोरेट तक। आरबीआई ने अपना पैसा किसको पहुंचा दिया? कारपोरेट तक। कारपोरेट को भी सस्ता लोन मिल गया, बैंक का भी काम हो गया, आरबीआई का भी काम हो गया। यही है एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो रेट पर है तो रेपो ऑपरेशन। यह 2020 में किया। उसके बाद जब 2021 का कोविड का व्यापक प्रभाव आया तो आरबीआई ने देखा कि कुछ सेक्टर मंदी में जा रहे हैं, तो उस सेक्टर के लिए उसने शुरू किया टीएलटीआरओ। यानी आरबीआई ने कहा कि सब कुछ एलटीआरओ जैसा होगा, सिर्फ कुछ सेक्टर को टारगेटेड करना है। यानी आरबीआई कह रहा है कि हम सब कुछ प्रोसेस एलटीआरओ वाला ही करेंगे, लेकिन बैंकों को पहले से बता देंगे कि किस जो हम ये पैसा टीएलटीआरओ के तहत दे रहे हैं वो किसको देना है, और जिसको हम कहेंगे देने के लिए आपको उसी को देना है। जैसे आरबीआई कह रही है कि आपको रियल इस्टेट को देना है, रियल इस्टेट को देना है, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर को देना है, ठीक,
आपको या हमारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को देना है। तो बस एलटीआरओ और टीएलटीआरओ में यही अंतर है। एलटीआरओ में बैंक किसी भी कारपोरेट को दे सकते हैं, लेकिन टीएलटीआरओ में बैंक जिस जिस टारगेट को आरबीआई दी होगी उन्हें ही देंगे। यानी आरबीआई क्या कह रही है टीएलटीआरओ में? आरबीआई कह रही है, समझना, यह है आरबीआई। आरबीआई कह रही है कि ये बैंक तुम सारे हमसे क्या लो? लोन लो। क्या लो? लोन लो। लोन कैसा लो? लॉन्ग टर्म, 1 to 3 ईयर। और किस पर, किस ऑपरेशन के तहत लो? सब व्यवस्था क्या रहेगी? रेपो रेट वाला। बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास क्या रखो? गिरवी रखो। फिर हम तुमको टारगेट दे रहे हैं, हम तुमको टारगेटेड सेक्टर बता दे रहे हैं, और जो हमको टारगेटेड सेक्टर बता दे रहे हैं उसी कारपोरेट को यह लोन आगे बढ़ा दो। और जब लोन दो तो इससे कारपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा लो। यही है टीएलटीआरओ, और यही है मौद्रिक नीतियों के मात्रात्मक उपकरण जो महत्वपूर्ण थे, और यही है मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमने जब शुरू में आपसे चर्चा किया था तो हमने ये भी बताया था कि जब हम मौद्रिक नीतियों का उपकरण लेकर के आती है, ठीक, तो कुछ मात्रात्मक उपकरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो एग्जाम में सवाल हमेशा इन मात्रात्मक उपकरणों से ही आते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर। गुणात्मक उपकरण सिर्फ नाम मात्र के हैं, जैसे मार्जिन आवश्यकताएं हैं, नैतिक बाध्यताएं हैं। तो मार्जिन आवश्यकताओं में क्या होता है कि आरबीआई बैंकों से कहती है कि लोन पर मार्जिन बढ़ा दो। अर्थात जब आप लोन लेने जाते हो, आरबीआई कहती है 1 करोड़ लोन मांगने आ रहा है तो उसे कहो 1.5 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखे। यानी जितने लोन देने पर जितने की संपत्ति गिरवी रखवाते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ा दो, तो बैंक कभी कभी मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ा देते हैं। कभी आरबीआई कहती है कि कुछ नैतिक बाध्यता आप पर लगा रहे हैं, देश में मंदी है, लोन सस्ता कर दो, यह आपकी नैतिकता बनती है। देश में महंगाई है, लोन महंगा कर दो, आपकी नैतिकता बनती है। हाँ, ये सही है कि नैतिक बाध्यताओं पर कोई दंड नहीं लगाया जा सकता है। तो गुणात्मक उपकरण सिर्फ कहने के लिए हैं। एक्चुअल जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं वह मात्रात्मक उपकरण ही है, और ये पूरी कहानी है आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीतियों की। इकोनॉमी की दुनिया में किन्हें कठिन कहा जाता है, जटिल कहा जाता है, याद नहीं होती है। अब आप बताना कि आपको समझ में आया, कि आपको याद हुआ। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा। पूरी ताकत लगा दी इसको सहज सरल बनाने में, इसलिए मेरा हक है कि मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूं, और आपकी भी ये नैतिक बाध्यता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद ही तो प्राणवायु होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में।